आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। बिहार से उत्तर प्रदेश तक छात्रों के बवाल के साथ सियासी घमासान भी मच गया है। हालांकि रेलवे ने आरोपों की जांच पर कमेटी बना दी है और रेल मंत्री ने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने का भरोसा दिया, लेकिन छात्रों का हंगामा नहीं थमा। बिहार में तो तीसरे दिन भी कई जगहों पर तोड़फोड़ और हिंसा हुई, तो वहीं यूपी के प्रयागराज में पुलिस ने लॉज में घुसकर प्रदर्शनकारी छात्रों की जमकर पिटाई कर दी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए 3 सिपाहियों को सस्पेंड किया गया। रेलवे की परीक्षा में धांधली के आरोप पर हो रहे हंगामे पर रेलवे भर्ती बोर्ड ने एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी, लेकिन इसके बाद भी छात्र इस कदर गुस्से में हैं कि बिहार में बवाल थमता नहीं दिख रहा। परीक्षाओं पर रोक के ऐलान के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने राज्य के कई हिस्सों में खूब हंगामा किया, जिससे गया रेलवे स्टेशन भी सुलग उठा। पटरियों पर उतरे छात्रों ने वहां खड़ी एक ट्रेन की 3 बोगियों को फूंक डाला। वो तो शुक्र है कि जिस वक्त उन्होंने आग लगाई वो ट्रेन खाली थी, उसमें कोई यात्री मौजूद नहीं था। लेकिन प्रदर्शनकारी यही नहीं रुके, उन्होंने संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के इंजन को भी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद भी जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने ट्रेन और पुलिस पर जमकर पत्थर बरसाए। इन हालात में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और हिंसक होते जा रहे छात्रों पर आंसू गैस छोड़ी। पुलिस के जवानों ने हंगामा कर रहे छात्रों को न सिर्फ स्टेशन के अंदर से बल्कि बाहर से भी घेर लिया और उन्हें शांत करने में जुट गए। लेकिन बताया गया कि गुस्साए छात्रों ने सड़क पर उतरकर भी रास्ता जाम कर दिया। पुलिस जो है लगातार सभी जगह पर वो सर्च अभियान चला रही है और जहां जहां जो छात्र नजर आ रहे हैं उसे पकड़ा जा रहा है। वहां हालात इतने बिगड़ गए कि जिन पटरियों पर ट्रेनें रफ्तार भरती हैं वहां छात्र बवाल मचाने से बाज नहीं आए, जिससे ट्रेनों के पहिए थम गए, क्योंकि छात्रों ने वहां से गुजरने वाली ट्रेनों का रास्ता रोक लिया। इन हालात में कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए तो कई बीच रास्ते में घंटों खड़ी रहीं। लेकिन इतने लंबे इंतजार के बाद भी आगे जाने के लिए उनका रास्ता साफ नहीं हो सका। इस बीच पुलिस ने धीरे धीरे हालात को काबू करने की पूरी कोशिश की। बोगियों में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां बुलाई गईं, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया और बताया गया कि पुलिस ने हंगामा कर रहे एक छात्र को गिरफ्तार भी कर लिया है। ट्रेन में आग लगाई है, हम लोगों ने कुछ आइडेंटिफाइड हुए हैं, देख रहे हैं, आगे कार्रवाई करेंगे। कुछ इसी तरह के हालात जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर भी उस वक्त बन गए जब बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए छात्रों ने एक ट्रेन को आगे बढ़ने से रोक दिया। वो उसके आगे खड़े होकर राष्ट्रगान गाने लगे, जिसके बाद उन्होंने रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। सासाराम रेलवे स्टेशन पर भी प्रदर्शनकारियों का पुलिस से आमना सामना हो गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस ने लॉज में घुसकर प्रदर्शनकारी छात्रों की जमकर पिटाई कर दी। इस मामले में 3 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया। आरोप है कि अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन रोकने की कोशिश की, जिनकी तलाश में पुलिस ने उस इलाके के अलग अलग लॉज में छापेमारी की। एक लॉज में तो कोई पुलिस वाला अपनी राइफल से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा, तो किसी ने दरवाजा खोलने के लिए उस पर लात मारना शुरू कर दिया। वहीं कुछ पुलिस वाले लाठियों की मदद से दरवाजे को धकेलने की कोशिश करते दिखे। इस दौरान पुलिस वाले लगातार कमरों के अंदर मौजूद छात्रों को बाहर निकलने की चेतावनी भी देते रहे। जब छात्र कमरों से बाहर निकले तो पुलिस वालों ने उन्हें लाठियों से पीटना शुरू कर दिया और उन्हें खदेड़ते हुए लॉज से बाहर ले गए। हालांकि यह कार्रवाई सिर्फ लॉज तक ही सीमित नहीं रही। रेलवे स्टेशन पर हुए प्रदर्शन में शामिल छात्रों की तलाश में पुलिस ने दूसरी जगहों पर भी छापे मारे। और जैसे ही पुलिस वालों की नजर एक गली में छिपे कुछ छात्रों पर पड़ी तो उन्होंने लाठियां बरसाते हुए उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान एक छात्र पुलिस वालों के हत्थे चढ़ गया, जिस पर वहां मौजूद 2 पुलिस वाले लाठी लेकर टूट पड़े। इसके बाद एक पुलिस वाला बीच बचाव करते हुए उसे वहां से अपने साथ ले गया। इस कार्रवाई के दौरान पकड़े गए कुछ छात्रों से पुलिस वालों ने उठक बैठक भी करवाई। पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर हुए प्रदर्शन के वीडियो की मदद से आने वाले दिनों में भी हंगामे में शामिल लोगों के खिलाफ अभियान जारी रहने की बात कही। छात्रों का बवाल नहीं थमता देख रेलवे ने भी मोर्चा संभाला और रेलवे भर्ती परीक्षा बोर्ड ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया और छात्रों के आंदोलन को देखते हुए 15 फरवरी को होने वाली परीक्षा के दूसरे राउंड पर रोक भी लगा दी। जो कमेटी रेलवे की तरफ से बनाई गई वो परीक्षा के पहले राउंड के नतीजों से जुड़ी छात्रों की समस्याओं को सुनेगी। अपने सुझाव और बात को कमेटी के सामने रखने के लिए छात्र ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को 3 हफ्ते यानी 16 फरवरी तक का वक्त दिया गया है। छात्रों की समस्याओं पर विचार करने के बाद कमेटी इसकी रिपोर्ट 4 मार्च तक रेल मंत्रालय को सौंपेगी, जिसके बाद रेल मंत्रालय यह फैसला करेगा कि इस मुद्दे पर आगे क्या करना है। लेकिन छात्रों के आंदोलन सारे कंसर्न्स को कंपाइल करिए, कंपाइल करके कमेटी के पास भेजें और कमेटी आपके साथ डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर रही है।
लेकिन छात्रों के आंदोलन और छात्रों पर हुई पुलिस की कार्रवाई ने विपक्ष को मौका थमा दिया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने आंदोलन कर रहे छात्रों की हौसला अफजाई की और छात्रों पर कार्रवाई करने वाली यूपी पुलिस पर हमला बोला। और राहुल गांधी ने तो ट्विटर पर एक वीडियो भी डाला। रेल की पटरियों पर एक ट्रेन के सामने कुछ आंदोलनकारी छात्र बैठे दिखे। वीडियो में ये छात्र पटरियों पर ही तिरंगा झंडा लगाकर गणतंत्र दिवस का जश्न मनाते दिखाई दिए। ट्वीट में राहुल ने लिखा कि भारत गणतंत्र था और गणतंत्र है। तो प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर गिरफ्तार छात्रों को रिहा करने की मांग की। वहीं अखिलेश यादव भी सरकार को घेरने में पीछे नहीं रहे। जिन नौजवानों ने रोजगार मांगा उन्हें लाठी मारी सरकार ने। इस सरकार के खिलाफ नौजवान इस बार दिखाई दे रहा है। चौतरफा हमलों के बाद खुद रेल मंत्री सामने आए। उन्होंने विपक्ष को इस मुद्दे पर सियासत न करने की नसीहत दी। कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं और मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि छात्रों को भ्रमित न करें, कोई गलत इसका उपयोग न करें। ये छात्रों का मामला है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छात्रों की परेशानियों के हल के लिए एक कमेटी के गठन का ऐलान किया। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने संकेत दिए हैं कि अगर आरएलडी की मर्जी हो तो वो उसके साथ आ सकती है। ये संकेत दिल्ली में अमित शाह और जाट समुदाय के नेताओं की बैठक के बाद दिए गए। पार्टी नेता प्रवेश वर्मा ने तो ये तक कह दिया कि जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके गलती कर दी। हालांकि बीजेपी नेताओं का ये बयान आते ही जयंत चौधरी ने ट्वीट करके साफ कर दिया कि वो बीजेपी के साथ नहीं आना चाहते हैं। जयंत चौधरी जी ने सारे जाट वोट का ठेका थोड़ी ना लिया हुआ है। वो अगर एक गलत पार्टी के साथ में अलायंस करेंगे तो जाट समाज उनके साथ क्यों जाएगा। यूपी में पहले चरण के मतदान से पहले अमित शाह ने दिल्ली में जाट समुदाय के नेताओं से मुलाकात की। सूत्र बता रहे हैं कि जाट समुदाय के साथ संवाद के इस कार्यक्रम में अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर तो हमला किया ही, लेकिन जयंत चौधरी पर उनका रुख नर्म रहा। यह मुलाकात सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर हुई, जिसमें जाट समुदाय के करीब 100 नेता शामिल हुए। अमरोहा, बुलंदशहर, खुर्जा, दादरी, नोएडा, अलीगढ़, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हर जगह से जो नेता हैं आए हैं यहाँ पर। इन नेताओं की मौजूदगी में अमित शाह को जाट समुदाय के लोगों के अंदाज में पगड़ी पहनाई गई। इस दौरान इन लोगों ने जाट एकता के नारे भी लगाए। दिल्ली में करीब 2 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में गृह मंत्री ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचार अभियान की रणनीति का खाका तैयार किया और कार्यक्रम में शामिल नेताओं को जीत का मंत्र दिया। इस दौरान जाट समुदाय के नेताओं ने अमित शाह के सामने अपनी मांगे रखी, जिनमें जाट आरक्षण और गन्ने के दाम से जुड़ी मांगे शामिल हैं। आज जिस खबर ने सियासी गहमागहमी तेज कर दी वो है आरएलडी नेता जयंत चौधरी पर बीजेपी का नर्म रुख। खबर है कि अमित शाह ने जयंत के अखिलेश के साथ जाने पर हमदर्दी जताई। यही नहीं, मुलाकात के बाद बाहर आए प्रवेश वर्मा ने संकेत भी दे दिया कि आरएलडी चाहे तो वो बीजेपी के साथ आ सकती है। जयंत चौधरी जी ने एक गलत रास्ता चुना है। यहाँ के समाज के लोग उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे। इलेक्शन के बाद में संभावनाएं खुली रहती हैं। बीजेपी ने भले ही चुनाव के बाद संभावना तलाशने का इशारा किया, लेकिन जयंत इस मूड में नहीं दिखे। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि न्योता मुझे नहीं, उन किसानों के परिवारों को दीजिए जिनके घर उजड़ गए। यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है और इस चरण में पश्चिमी यूपी के कई सीटों पर मतदान होगा। इन सीटों पर जाट समुदाय के वोटर अहम माने जाते हैं, क्योंकि यूपी के इस इलाके में उनकी आबादी करीब 17% है। जाट समुदाय के वोटर पश्चिमी यूपी की करीब 120 विधानसभा सीटों पर असर डालते हैं, जिनमें 30 सीटें तो ऐसी हैं जिन पर ये निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। पश्चिमी यूपी में पहले 2 चरण में चुनाव होना है और जाट समुदाय के वोटरों पर हर पार्टी की नजर है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बुधवार को 10 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में हरीश रावत की सीट में बदलाव किया गया है। हरीश रावत अब रामनगर नहीं बल्कि लाल कुआं से चुनाव लड़ेंगे। उनके अलावा महेश शर्मा को कालाढूंगी और महेंद्रपाल सिंह को रामनगर से उम्मीदवार बनाया गया है। यहां से पहले हरीश रावत का नाम घोषित किया गया था, लेकिन अब वो लाल कुआं सीट से दावेदारी करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट में एक बार फिर से परिवारवाद की झलक देखने को मिली है। पार्टी ने हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत को हरिद्वार ग्रामीण से टिकट दिया है। कांग्रेस की नई लिस्ट के मुताबिक पूर्व विधायक रणजीत रावत सल्ट से, कालाढूंगी से महेश शर्मा और पूर्व सांसद महेंद्रपाल रामनगर से पार्टी के प्रत्याशी होंगे। इसके अलावा पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल से कांग्रेस के केसर सिंह रावत को बीजेपी सरकार में मंत्री सतपाल महाराज को टक्कर देंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस ने 53 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में हरीश रावत का नाम नहीं था, जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे।
उत्तराखंड में बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने कोटद्वार से ऋतु खंडूरी को मैदान में उतारा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी की बेटी हैं। ऋतु खंडूरी यमकेश्वर सीट से विधायक है, लेकिन इनको वहां से टिकट नहीं दी गई, मतलब उनकी सीट इस बार बदल दी गई है। इसके अलावा 4 मौजूदा विधायकों की टिकट भी कट गए हैं। इनमें रुद्रपुर के विधायक राजकुमार ठुकराल का नाम भी शामिल है। वायरल वीडियो पर घिरे उत्तर प्रदेश की मेरठ दक्षिण सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आदिल चौधरी ने सफाई दी। एक दिन पहले उनका एक वीडियो बीजेपी नेता शलभमणि त्रिपाठी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें आदिल चौधरी अपने समर्थकों से बातचीत के दौरान भड़काऊ भाषण देते नजर आए थे, जिसके वायरल हो जाने के बाद उन्होंने अपने विवादास्पद बयान पर सफाई दी। मैंने कहा था कि बदला जनता लेगी। जो कोरोना काल में जिन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, जिन लोगों को दवाइयां नहीं मिली। लेकिन इस सीट से आदिल चौधरी को चुनौती दे रहे बीजेपी उम्मीदवार सुमेंद्र तोमर ने उन्हें निशाने पर ले लिया। कहीं ना कहीं ये धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर समाजों को तोड़ने का काम करते हैं। इससे पहले आदिल चौधरी ने एक जनसभा करते हुए ये विवादास्पद बयान दिया, जिसका वीडियो बीजेपी ने जारी किया था। आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा। आगे ये 100 बार सोचेंगे। खबर है कि पुलिस वायरल हो रहे इस वीडियो की जांच कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह आज मथुरा, दादरी और ग्रेटर नोएडा में चुनावी दौरा करेंगे। शाह आज सुबह करीब 11:30 बजे वृंदावन पहुंचेंगे और बाकी बिहारी मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद वो प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर करीब 3:15 बजे वो दादरी पहुंचकर घर घर संपर्क अभियान में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वो शाम 4:15 बजे ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे और प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। हर साल की तरह इस बार भी रिपब्लिक डे परेड दिल्ली में राजपथ पर हुई, लेकिन इस साल राजपथ में बड़ा बदलाव देखने को मिला। वहां सड़क किनारे दोनों तरफ लाल रेत की जगह नए फुटपाथ बना दिए गए, जिससे पैदल चलने वालों के लिए 12 से 15 किलोमीटर तक की दूरी का लंबा रास्ता बन गया है। उन फुटपाथ पर सड़क किनारे 900 से ज्यादा लाइट पोस्ट लगाई गई हैं और राजपथ के किनारे बहने वाली नहर में 16 नए पुल बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, वहां लाल ग्रेनाइट के पत्थर की 422 बेंच भी लगाई गई हैं। उन लोगों की सहूलियत का भी ध्यान रखा गया है जो वहां गाड़ियों से पहुंचते हैं। उनके लिए पार्किंग की जगह बढ़ा दी गई है। अब वहां 500 बसें और 1000 से ज्यादा कारों के पार्क होने की जगह बन गई है। यही नहीं, पैदल चलने वालों की सुविधा के लिए 4 नए अंडरपास भी बनाए गए हैं। इसके अलावा राजपथ में पानी की निकासी के लिए भी अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम लगाया गया। युवराज सिंह ने सोशल मीडिया पर पिता बनने की जानकारी दी। युवराज सिंह की पत्नी हेजल ने एक बेटे को जन्म दिया। इसकी जानकारी खुद युवराज ने सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसके बाद हरभजन सिंह समेत कई लोगों ने उन्हें बधाई दी। खबर है कि बीजेपी 2 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गणतंत्र दिवस के मौके पर इंदौर के नेहरू स्टेडियम में झंडा फहराया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसकी जानकारी मिलते ही जिले के डीएम समेत कई अधिकारी अस्पताल पहुंच गए। कोई फंक्शन था जिसमें कुछ लोगों ने जो शराब का सेवन किया था। खबर है कि इस मामले पर सख्त एक्शन लेते हुए प्रशासन ने आबकारी विभाग के एक इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया। यही नहीं, इस विभाग के एक अधिकारी से भी जवाब मांगा गया। अमेरिका और पश्चिमी देशों की चेतावनी के बावजूद रूस ने यूक्रेन के पास और क्राइमिया में मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। क्राइमिया यूक्रेन का दक्षिणी हिस्सा है, जिस पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था। मतलब साफ है कि तीसरे विश्व युद्ध की आहट के बीच रूस अपने तेवर दिखाना बंद नहीं कर रहा। यूक्रेन के बॉर्डर पर उसने अपने 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की फौज तो पहले ही खड़ी की हुई है। अब उसकी सेना ने यूक्रेन के पास और क्राइमिया में अभ्यास भी शुरू कर दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के जरिए अमेरिका से 30 साल पहले मिली उस हार का बदला ले रहे हैं, जब 1991 में सोवियत संघ टूट गया था। तीसरे विश्व युद्ध की आहट है और उसके बीच रूस अपने तीखे तेवर दिखाना बंद नहीं कर रहा। अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रांस जैसे उसके साथी देश रूस को यूक्रेन पर हमला न करने की चेतावनी भी दे चुके हैं। हमला करने पर उसे अंजाम भुगतने की धमकी भी दे चुके हैं, लेकिन रूस पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। अब रूस ने यूक्रेन के पास और क्राइमिया में मिलिट्री ड्रिल भी शुरू कर दी है। उस क्राइमिया में जिसे उसने करीब 8 साल पहले ताकत के बल पर यूक्रेन से हथिया लिया था।
माना जा रहा है कि रूस का यह आक्रामक रवैया अमेरिका और यूक्रेन की बढ़ती नजदीकियों को देखकर गुस्से में उठाया गया कोई कदम नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेहद सोची समझी उस बड़ी रणनीति का हिस्सा है जिसे वो रूस की सत्ता संभालने के बाद बीते 21 साल से बना रहे हैं। शीत युद्ध खत्म होने के बाद यूरोप में रूस के ठीक बगल में सत्ता के जो समीकरण बदले, पुतिन उन्हें बदलना चाहते हैं। वो पूर्वी और मध्य यूरोप में, मतलब पश्चिम में, अपने पड़ोस में एक ऐसा सिक्योरिटी जोन बनाना चाहते हैं जहां रूस की मर्जी के बिना एक पत्ता तक न हिले। इसके लिए रूस को अपने दुश्मन अमेरिका और उसके साथियों के मिलिट्री अलायंस नेटो को इस इलाके से दूर रखना जरूरी है। लेकिन रूस ये तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसका पड़ोसी यूक्रेन उसके पाले में ना आ जाए, क्योंकि यूक्रेन खुद ही नेटो में शामिल होना चाहता है। इसलिए रूस ने यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए उसके बॉर्डर पर अपने 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात किए हुए हैं। असल में पुतिन ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आज से 30 साल पहले अपने देश की हुई उस शर्मनाक हार का बदला लेना चाहते हैं। ऐसा विश्लेषण है जिसने दुनिया में उसके रुतबे को हमेशा हमेशा के लिए घटा दिया था। यह हार हुई थी 1991 में रूस के दुश्मन अमेरिका के हाथों। यह शीत युद्ध का दौर था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया मुख्य तौर पर 2 धड़ों में बंट गई थी। एक था ईस्टर्न ब्लॉक यानी पूर्वी धड़ा, जिसमें मध्य और पूर्वी यूरोप और एशिया के सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट देश थे। इस धड़े की अगुवाई कर रहा था सोवियत संघ। दूसरी तरफ था वेस्टर्न ब्लॉक यानी पूंजीवाद की हिमायत कर रहा पश्चिमी धड़ा। अमेरिका इस धड़े को लीड कर रहा था। इस शीत युद्ध में, कोल्ड वॉर में, सोवियत संघ और अमेरिका दोनों मैं बड़ा या तू बड़ा की लड़ाई में उलझे थे। लेकिन 1991 में सोवियत संघ टूट गया, अमेरिका ने उसे हरा दिया और जो दुनिया का सबसे बड़ा देश हुआ करता था सोवियत संघ, उससे यूक्रेन, बेलारूस, एस्टोनिया, लातविया, आर्मेनिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे 15 देश टूटकर अलग हो गए। सोवियत संघ का नक्शे से वजूद मिट गया, मतलब दुनिया की महाशक्ति ही टुकड़े टुकड़े हो गई और उसने अपना रुतबा खो दिया। सोवियत संघ का साम्राज्य इतना बड़ा था कि उससे लड़ना किसी एक देश के बस की बात ही नहीं थी। लेकिन शीत युद्ध की हार ने अमेरिका के सामने उसका कद छोटा कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने तेजी से रूस के पड़ोस में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी। यह हुआ नेटो के जरिए। सोवियत संघ के टूटने के बाद एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड जैसे रूस के पड़ोसी नेटो का हिस्सा बन गए। इतना ही नहीं, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया जैसे देशों को भी नेटो ने अपने संगठन में शामिल करवा लिया। ये देश सोवियत संघ के टूटने से पहले उसकी अगुवाई वाले ईस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा हुआ करते थे, रूस की अगुवाई वाले। नेटो का सदस्य बनने का मतलब है अमेरिका की टीम में शामिल होना, यानी अमेरिका ने रूस को उसके इलाके में ही घेर लिया, क्योंकि नेटो का सदस्य बनने पर अमेरिका और दूसरे मेंबर देशों की सेनाएं उस देश में तैनात हो सकती हैं, उसकी सेना के साथ मिलकर ड्रिल कर सकती हैं। नेटो के सदस्य देश हथियार और मिलिट्री ट्रेनिंग भी साझा करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह कि नेटो के किसी भी सदस्य पर अगर हमला हो तो उसके बाकी सभी सदस्य देश एकजुट हो जाते हैं। इसी वजह से रूस चाहता है कि यूक्रेन नेटो में शामिल न हो, क्योंकि फिर तो वो अपने पड़ोस में अमेरिका के साथियों से बुरी तरह घिर जाएगा। और तो और उसकी मांग यह भी है कि नेटो पूर्वी यूरोप में यानी रूस के पड़ोस में अपना विस्तार रोक दे और पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे देशों से नेटो की सेना हटाई जाए। यानी व्लादिमीर पुतिन मध्य और पूर्वी यूरोप में रूस को वो दबदबा दिलाना चाहते हैं जैसा कि सोवियत संघ का हुआ करता था। पुतिन का मानना है कि सोवियत संघ का टूटना बीती सदी की सबसे बड़ी तबाही थी, इसलिए वो सोवियत संघ का खोया गौरव रूस को वापस दिलाना चाहते हैं। इसे वो कहते हैं नया रूस, न्यू रशिया। और इस नए रूस को खड़ा करने की तैयारी पुतिन 21 साल से कर रहे हैं। वो लगातार और एकदम प्लान तरीके से अमेरिका से कोल्ड वॉर की, शीत युद्ध की शर्मनाक हार का बदला लेने में जुटे हैं। उसी कड़ी में उन्होंने यूक्रेन को साधने की रणनीति जमीन पर उतारनी शुरू कर दी। लेकिन यूक्रेन ही क्यों, तो रूस और यूक्रेन का इतिहास एक ही है। आज से नहीं, 9वीं सदी से। यूक्रेन 30 साल पहले तक सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए उसका और रूस का समाज और संस्कृति भी जुड़ी हुई है। यूक्रेन में रूसी भाषा भी बोली जाती है और रूस और यूक्रेन के बहुत से लोगों के पारिवारिक रिश्ते भी हैं। मतलब बात सिर्फ पड़ोसी होने की ही नहीं है। इसी वजह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मानते हैं कि रूस के लोग और यूक्रेन के लोग एक ही देश हैं। इतना ही नहीं, वो तो ये तक कह चुके हैं कि यूक्रेन के एक अलग आजाद देश बनने का कोई मतलब ही नहीं बनता। वो मानते हैं यूक्रेन को रूस से अलग करना शीत युद्ध में हुई एक गलती थी
और जब गलती थी तो उसे सुधारने के लिए अब उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। मतलब रूस यूक्रेन को अलग देश के तौर पर देखता ही नहीं, उसे अपना ही हिस्सा मानता है, तो वो उसे नाटो में तो क्यों शामिल होने देगा। इसलिए पुतिन ने उसे नाटो का हिस्सा बनने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि छात्र 28 जनवरी को गोरखपुर रेलवे स्टेशन को हाईजैक करने की तैयारी में हैं, जिसे कांग्रेस के बड़े नेता भी समर्थन देंगे। इस मुद्दे पर पटना में छात्रों की बैठक भी हुई, जिसमें देश भर में आंदोलन को फैलाने पर चर्चा हुई। बताया गया कि ईस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर समेत सभी बड़े अधिकारियों को एक चिट्ठी भेजी गई है, जिसमें इस आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका का जिक्र किया गया है। 25 जनवरी की रात ये चिट्ठी रेलवे के अधिकारियों को भेजी गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में जिन्ना टावर पर तिरंगा फहराने के मुद्दे पर खूब बवाल हुआ। हिंदू वाहिनी नाम के संगठन ने इस टावर पर गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगा फहराने का ऐलान किया था। और जैसे ही इस संगठन के कार्यकर्ता जिन्ना टावर पर तिरंगा फहराने के लिए आगे बढ़े, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। लेकिन अपनी जिद पर अड़े हिंदू वाहिनी नाम के संगठन के समर्थक पुलिस वालों से खुद को छुड़ाने के लिए पूरा जोर लगाने लगे। हालांकि पुलिस की सख्ती के आगे उनकी एक न चली। वहां हंगामा कर रहे सभी कार्यकर्ताओं को एक एक कर हिरासत में ले लिया गया। पुलिस को इस बवाल का अंदेशा पहले से ही था, जिसे देखते हुए जिन्ना टावर के चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए गए थे। लेकिन आंध्र प्रदेश पुलिस की इस कार्रवाई का बीजेपी नेता संबित पात्रा ने विरोध किया। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए इस मामले में हुई गिरफ्तारी पर ऐतराज जताया। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाली अदिति सिंह ने प्रियंका गांधी को रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। बीजेपी ने अदिति सिंह को रायबरेली सदर सीट से टिकट दिया है और उन्होंने इसी सीट से कांग्रेस की महासचिव और यूपी चुनाव में पार्टी को फिर से खड़ा करने की कवायद में जुटी प्रियंका गांधी को लड़ने की चुनौती दे डाली। आपने प्रियंका गांधी को भी चुनौती दी कि वो लड़ रहे, प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ लें रायबरेली से, वो चुनौती अभी भी कायम है आपकी? अगर वो आके लड़ना चाहें, जो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि अगर वो आके लड़ती तो मैं कहा जरूर लड़े। लेकिन कांग्रेस ने अदिति सिंह को मौका परस्त बताते हुए आरोप लगाया कि सत्ता के साथ रहने के लिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। अदिति सिंह से मैं कहना चाहता हूं, आप वो स्वार्थी लोग हैं जो खुद कंफ्यूज रहते हैं कि अगली बार क्या हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। न्यूज 18 से बातचीत में अदिति सिंह ने यह दावा भी किया कि राहुल और प्रियंका को सिर्फ चुनावों के वक्त ही रायबरेली की याद आती है। मुंबई के मलाड में एक मैदान का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखे जाने पर जमकर बवाल हुआ। कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री असलम शेख ने इस मैदान का उद्घाटन किया, जिसका विरोध करने के लिए बड़ी संख्या में बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता जमा हुए और मैदान के सामने ही सड़क पर धरना देने लगे। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में वहां मौजूद पुलिस के जवानों ने उन्हें सड़क से हटाने की कोशिश की, लेकिन नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ता हटने को तैयार नहीं हुए। इस पर हंगामा कर रहे लोगों को समझा रहे पुलिस के जवानों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों को उठा उठाकर पुलिस की गाड़ी में भरना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में मैदान के सामने प्रदर्शन कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ दिया गया, लेकिन हटाए गए प्रदर्शनकारी कुछ ही देर में मैदान की दूसरी तरफ जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे, जिन्हें पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हटाया। पुलिस द्वारा खदेड़े जाने के बाद एक बार फिर से विरोध करने के लिए कुछ लोग एक और जगह पे उसी मलाड मालवनी के रास्ते पे फिर से इकट्ठा हुए। इस बीच मैदान से कुछ ही दूरी पर एक बस के पास हंगामा होने लगा। बस में सवार लोगों ने आरोप लगाया कि जब बस रुकी हुई थी तो प्रदर्शन की जगह से हटाए गए लोगों में कुछ ने टायर की हवा निकाल दी थी। तो वहीं मैदान का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने के मुद्दे पर शिवसेना और कांग्रेस आमने सामने आ गई। हालांकि मंत्री असलम शेख ने दावा किया कि मैदान का नाम कई साल से टीपू सुल्तान के नाम पर है और आसपास के लोग भी उसे इसी नाम से जानते हैं। लेकिन शिवसेना नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने असलम शेख के दावे से अलग बयान दिया। उन्होंने साफ किया कि मुंबई की नगरपालिका बीएमसी के पास मैदान के नाम पर कोई प्रस्ताव ही नहीं आया। स्पष्टीकरण दिलेलं आहे, प्रस्ताव महानगरपालिकेचा नामकरण। इस बीच मैदान के उद्घाटन के लिए पहुंचे असलम शेख ने एक बार फिर उसके नाम पर हो रहे विवाद से पल्ला झाड़ लिया। वॉलीबॉल का कोर्ट भी दिखेगा, बास्केटबॉल का भी दिखेगा। मैंने नामकरण का उद्घाटन तो किया ही नहीं हूँ। असलम शेख ने भले ही इस बात से किनारा कर लिया हो, लेकिन वहां लगे बैनर पर टीपू सुल्तान के नाम से मैदान के उद्घाटन का ही जिक्र दिखाई दिया। मुंबई में किसी भी मैदान का नाम रखने का अधिकार वहां की नगरपालिका बीएमसी को है, जिस पर शिवसेना का कब्जा है। बीएमसी के मुताबिक किसी भी नाम का प्रस्ताव सबसे पहले उसके पास भेजा जाता है। अगर बीएमसी को लगता है कि नाम पर किसी तरह का विवाद हो सकता है तो वो प्रस्ताव रद्द कर देती है। लेकिन टीपू सुल्तान के नाम पर रखे गए मलाड के इस मैदान के मामले में ऐसा नहीं हुआ
और शिवसेना के मुताबिक मैदान के नाम पर कोई प्रस्ताव उनके पास आया ही नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पटना में कोचिंग संचालकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। खान सर समेत कई संचालकों पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। पटना में छात्रों के बवाल पर यह केस दर्ज किया गया है। तो रेलवे परीक्षा के विरोध में पटना में छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पटना में कई कोचिंग संचालकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिसमें खान सर का भी नाम है। कोचिंग संचालकों पर छात्रों को भड़काने समेत कई मामलों में केस दर्ज किया गया है और खान सर जिनकी क्लासेस काफी ज्यादा फेमस है, उन पर भी केस दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। चंद्रमोहन मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। चंद्रमोहन, जिस तरीके से ये छात्रों का आक्रोश बढ़ा, उसके बाद पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है अभी तक। बिल्कुल, देखिए, छात्रों का जब आंदोलन चल रहा था उस समय जो वहां पर पुलिस की टीम मौजूद थी वो कई छात्रों से पूछताछ की थी और उसके अलावा जब यह हंगामा चल रहा था उसी दौरान कई छात्र गिरफ्तार भी हुए हैं, जिसको लेकर जब पूछताछ पुलिस की आगे बढ़ी तो यह बात सामने आई कि खान सर समेत कई ऐसे यहाँ पर कोचिंग संचालक हैं जिन्होंने इन छात्रों को भड़काया था और उसके बाद ये पहले सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किए और फिर ये रेलवे ट्रैक पर आ गए, जहां पर जमकर पुलिस और छात्रों के बीच में पत्थरबाजी हुई। तो जिनकी गिरफ्तारी हुई है जिन छात्रों का, उनसे पूछताछ के आधार पर खान सर समेत कई कोचिंग संचालकों पर एफआईआर दर्ज हुआ है और साथ ही तकरीबन 400 लोगों पर अज्ञात एफआईआर दर्ज किया गया है और इसके बाद पूरे मामले की जांच चल रही है और माना जा रहा है कि जल्द ही इन लोगों से भी पूछताछ होगी कि आखिर इन लोगों ने क्या सोचकर इन छात्रों को भड़काया था, जिसके बाद पहले पटना और उसके बाद धीरे धीरे यह बवाल पूरे बिहार में बढ़ता गया। ठीक है चंद्रमोहन। राष्ट्रपति के अंगरक्षक दल में शामिल घोड़ा विराट रिटायर हो गया। रिटायर होने से पहले ये घोड़ा गणतंत्र दिवस की परेड में आखिरी बार शामिल हुआ और उसे देखते ही पीएम उसके पास पहुंचे। उन्होंने उसे प्यार से पुचकारा और थपथपाया। राष्ट्रपति के अंगरक्षक दल में शामिल घोड़े विराट के पास पीएम जैसे ही गए वो उसकी गर्दन सहलाने लगे। वो जब उसे थपथपा रहे थे तो वहां राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री भी खड़े हुए थे। उन्होंने भी विराट को उसी अंदाज में प्यार किया। कच्चे तेल की कीमतें पिछले करीब 8 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी हैं, जिसका सीधा असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 2014 के बाद से सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी हैं, जिसकी वजह यूएई के तेल के ठिकानों पर विद्रोहियों के हमले तो हैं ही, इसके अलावा यूक्रेन पर रूस के हमले की आशंका को भी कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की वजह माना जा रहा है। दिसंबर के बाद से अभी तक कच्चा तेल करीब 30% तक महंगा हो चुका है, जिसके बाद कच्चा तेल $88 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। लेकिन जानकार ये भी अनुमान जता रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतें आने वाले कुछ महीनों में $100 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। भारत अपनी जरूरत का 84% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कीमतें बढ़ती हैं तो इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ता है। मतलब कच्चा तेल महंगा होने का सीधा मतलब यह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। हालांकि अभी तक भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई उछाल नहीं आया है। दीपावली पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की थी। उसके बाद से ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पूरे देश में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। आईटीबीपी ने 16,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराया। आईटीबीपी के जवानों ने हिमाचल प्रदेश में 16,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फबारी के बीच गणतंत्र दिवस मनाया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सुबह खटीमा विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। गुजरात के वलसाड में 3.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण सम्मान दिए जाने के ऐलान के बाद उनकी अपनी ही पार्टी में घमासान मच गया। केंद्र सरकार ने 17 लोगों को पद्म भूषण सम्मान देने का ऐलान किया, जिनमें गुलाम नबी आजाद का नाम भी शामिल है। उनके नाम का ऐलान होते ही कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट करते हुए अपनी ही पार्टी को घेर लिया। सिब्बल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद की सेवाओं की जरूरत नहीं महसूस की, जबकि देश ने उनके योगदान को पहचाना। सिब्बल के उलट कांग्रेस नेता जयराम रमेश का अलग ही रुख दिखा। उन्होंने बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य के नाम का सहारा लेते हुए गुलाम नबी आजाद को सम्मान दिए जाने पर तंज किया। लेकिन जयराम रमेश को अपने ट्वीट पर पार्टी से नसीहत भी मिल गई। जयराम रमेश ने फिर ऐसा ट्वीट क्यों किया? आपको लगता है कि परहेज करना चाहिए उनको ऐसे ट्वीट? नहीं, निश्चित रूप से परहेज करना चाहिए। इसमें तो पार्टी को खुश होना चाहिए। पद्म सम्मान पाने वाले गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के उन 23 नेताओं में शामिल रहे हैं जिन्होंने पार्टी नेतृत्व में बदलाव की मांग पर आला कमान को चिट्ठी लिखी थी। यूपी के बरेली में सुन्नी मुसलमानों के एक संगठन ने इस बार के चुनाव में बीजेपी के साथ अखिलेश यादव को भी सबक सिखाने का फैसला किया। संगठन से जुड़े लोग समाजवादी पार्टी से बेहद नाराज हैं।
और इसीलिए दावा कर रहे हैं कि इस बार उनका वोट न बीजेपी को जाएगा और न ही समाजवादी पार्टी को। बीजेपी को बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट अगर हरा रहा है तो वहां बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया जाए, सपोर्ट किया जाए। और जहां बीजेपी को कांग्रेस का कैंडिडेट हरा रहा है, मजबूती पोजीशन में है, तो वहां कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताया जाए। बरेली के इस संगठन का नाम है तंजीम उलमा इस्लाम। बरेली की सड़कों और वहां के बाजारों में भी जब हमारी टीम पहुंची तो इस संगठन के दावे को दोहराने वाले कुछ लोग दिखे। इससे पहले तौकीर रजा खां भी कांग्रेस का न केवल समर्थन कर चुके हैं बल्कि कांग्रेस में शामिल तक हो चुके हैं। बरेली में कई लोग तौकीर रजा के रास्ते पर चलने की बात कहते सुने गए। तौकीर रजा खां साहब ने कांग्रेस के लिए ऐलान किया है, मुसलमान उनके ऐलान पे ज्यादातर कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे। तो हमारे कायदे मिल्लत अगर कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं तो हम सारे युवा आज कांग्रेस के समर्थन में हम एकदम पुरजोर तरीके से उतरेंगे। सुन्नी मुसलमानों के इस संगठन ने 2014 के मुजफ्फरनगर के दंगों को समाजवादी पार्टी से नाराजगी की वजह बताया। बिहार के दरभंगा से हैरान करने वाली